मम्मी जी आज तो मैं बहुत थक गई। आज तो मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी काम करने के लिए, इतना काम करा है मैंने। 5 बजे ने पखत उठना क्या है तू? मारा टेम पे घड़ी ना होया करती। एक दिन बेरो ना मैं कै बजे उठ गई और उनकी सारो काम कर लियो। घर को घेर को भैंसा को तूड़ो भी घेर दियो, पानी भी पिया दिया, अंडा भी ले आई उन्ने मैं। और फिर भी दिन ना निकलो। हम करे करता काम तो ऊ दिन तो शुक्र मान कोई भूत ऊत ना टकरायो मेरी। अरे मम्मी जी आपको पता है कितना बड़ा सांप निकला उसमें से, किचन में से। सांप? और वो भी ओटे सो तेरा नाना का गन्ना ने 10-10 फुट 10-10 फुट का सांप निकला करता। अरे एक दिन मार रखेंगी वे मैंने एक दिन के होयो। तो जैसा अभी हमने वीडियो में देखा, ऐसा हमारे साथ अक्सर होता रहता है जब हम अपने माता पिता से, दादा दादी से, नाना नानी से या घर के किसी बड़े बुजुर्ग से बात करते हैं। जब हम उनके जीवन के अनुभव जानना चाहते हैं या उनके जीवन में घटी कोई घटना जानना चाहते हैं, तो वो जो घटना हमें बताएंगे वो एक कहानी है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि वो कहानी से ज़्यादा, वो घटना से ज़्यादा फैंटेसी है। यानी कई बार वो कहानी को इस तरीके से प्रेज़ेंट करते हैं, उस घटना को इस तरीके से प्रेज़ेंट करते हैं कि हमें लगता है कि वो अपने आप को एक सुपर हीरो की तरह से प्रेज़ेंट कर रहे हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कहानी बिल्कुल झूठी है। इसका ये मतलब है उस कहानी में सच्चाई के साथ उन्होंने थोड़ी-सी कल्पना का भी मिश्रण किया है। यानी घटना एक्चुअल में थी थोड़ी-सी और थोड़ा-सा उन्होंने अपनी तरफ से कल्पना को जोड़ लिया है, कुछ बातें उन्होंने अपनी तरफ से ऐड कर ली हैं। तो ये सब क्या है? यही कहानी है। तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के लिए हिंदी इलेक्टिव विषय का एक टॉपिक, जो कि है कैसे लिखी कहानी। ये टॉपिक आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पुस्तक में से लिया गया है। आपकी परीक्षा में इस पर 2 या 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न जो है इस तरीके का भी हो सकता है कि कोई आपको रियल लाइफ सिचुएशन दे दी जाए और उस पर आपको कहानी लिखने को कहा जाए। लेकिन पिछले कुछ सालों से मैंने ऐसा प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में नहीं देखा है। तो केवल हम इसके टेक्निकल पार्ट की ओर चलेंगे कि कहानी कैसे बनती है, क्या-क्या तत्व इसमें होते हैं, हर एक तत्व की क्या विशेषता है, कोई भी कहानी लिखने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में हम पढ़ेंगे कहानी के प्रश्न उत्तरों के माध्यम से। तो थोड़ा-सा संक्षेप में बस जानते हैं कहानी की क्या विशेषताएँ होती हैं। एक विशेषता मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई कि कहानी में जो है कल्पना और सच्चाई का मिश्रण होता है। एक विशेषता है कि कहानी जो है जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। जितनी रियल लाइफ सिचुएशन से इंस्पायर्ड हमारी कहानी होगी, ऐसी घटनाओं का जब हम वर्णन करेंगे जो हमें लगता है कि संभव हो सकती हैं, तो वो कहानी ज़्यादा अच्छी लगेगी, उससे हम ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। कहानी पढ़ने में रोचक होनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कहानी की रोचकता। कहानी का उद्देश्य ही यही होता है कि पढ़ने वाले के मन में साहित्य के प्रति रुचि जागृत की जाए, उसको पढ़ने में मज़ा आए, यही कहानी लेखन का उद्देश्य होता है। संवाद उसके छोटे होने चाहिए, यानी लाइनें वो पढ़ता जाए और उसको मीनिंग समझ आता जाए। इतनी बड़ी लाइनों का प्रयोग हम ना करें कि हम आगे बढ़ते जाएं और पीछे वाला मैटर हमसे छूटता जाए। कहानी को द्वंद्व के साथ आगे बढ़ाया जाए। द्वंद्व पे हम चर्चा करेंगे प्रश्नोत्तरों में। चरमोत्कर्ष पर पहुंचाकर कहानी को समाप्त कर दिया जाए, इस टॉपिक पर भी हम चर्चा करेंगे प्रश्नोत्तरों में। देश काल का ध्यान हमें रखना है। पात्र स्वयं अपना विकास करें और उससे उनका चरित्र चित्रण होता रहे। पात्रों को हमें ऐसा बनाना है कि अपने व्यक्तित्व के गुणों को उभार पाएं। लेंथ कितनी होनी चाहिए कहानी की? एक बैठक में पढ़ी जाए, यानी कि एक बार में आराम से उसको पढ़ा जा सके। पाठकों के मन में अंत तक रुचि या जिज्ञासा बनी रहे कि कहानी में आगे क्या होगा। ऐसी कहानी पाठकों को सबसे अच्छी लगती हैं। तो ये थी कुछ सामान्य सी विशेषताएं कि एक कहानी में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। डिटेल में हम चर्चा करते हैं। चलिए प्रश्न उत्तरों पर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं, कहानी किसे कहते हैं और कहानी के प्रमुख तत्व कौन से हैं। ये प्रश्न 2 पार्ट में है, इसका 2 तरीके से हमें जवाब देना है। पहले हमें कहानी की परिभाषा बतानी है, सरल शब्दों में हम बता सकते हैं कि कहानी क्या होती है। फिर दूसरे पार्ट में हमें जवाब देना है कि कहानी के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। कोई घटना, पात्र या समस्या कहानी बन सकती है जब क्रमबद्ध रूप में उसका वर्णन किया जाए। किसी भी घटना को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए, क्रमबद्ध रूप में स्टेप बाय स्टेप उसको प्रेजेंट किया जाए, तो वो कहानी बन सकती है। इसी तरीके से कोई एक विशेष पात्र है जिसके इर्द गिर्द हम कहानी बुनना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड हम कोई घटना उठा करके कहानी की रचना कर सकते हैं। कहानी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। किसी घटना या समस्या को जब रोचक तरीके से
प्रस्तुत किया जाता है तो वो कहानी कहलाता है। घटना को इस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए कि सुनने या पढ़ने वाले के मन में जिज्ञासा बनी रहे कि आगे क्या होने वाला है। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि कोई व्यक्ति किसी घटना को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बताता है, उसमें 2-4 बातें अपनी तरफ से जोड़ता है, कुछ हँसी मज़ाक की बातें अपनी तरफ से जोड़ता है, उसकी बातें सुनने में हमें मज़ा आता है। और कोई व्यक्ति बिल्कुल बोरिंग तरीके से किसी घटना को एज़ इट इज़ रिपीट कर देता है, उसकी कहानी को सुनने में हमें उतना मज़ा नहीं आता। तो कहानी को इस तरीके से प्रेज़ेंट किया जाए कि पढ़ने वाले के मन में ये उत्सुकता रहे कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, वो इस जिज्ञासा में पूरी कहानी को बड़े चाव से पढ़े। आगे बढ़ते हैं। कहानी के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं जो कहानी को संपूर्ण बनाने में सहायक होते हैं। हमें इन तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला तत्व है कथानक। दूसरे नंबर पर आएगा देश काल, स्थान या परिवेश। ये तीनों इंटर रिलेटेड है। तो तीसरा तत्व है पात्र और चरित्र चित्रण। चौथा पॉइंट है संवाद, उससे अगला द्वंद्व और आखिरी है चरमोत्कर्ष। ये सभी तत्व मिलकर एक कहानी को अच्छी और सफल कहानी बनाते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कहानी में कथानक लेखन की क्या भूमिका है? जब हमने पहला प्रश्न पढ़ा, कहानी के तत्व जाने, तो हमने सबसे पहले जाना कि कहानी में कथानक जो है सबसे प्रमुख पहला तत्व होता है। कहानी के इस तत्व को एक्सप्लेन करने के लिए और बाकी सारे तत्वों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं उदाहरण लूंगी पद्मावत फिल्म का। पद्मावत फिल्म मुझे लगता है हर बच्चे ने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आप उसकी स्टोरी सुन सकते हैं यूट्यूब चैनल से, जिससे आपको थोड़ी सी सिचुएशन से जुड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ पद्मावत पर आधारित एक चैप्टर भी है आपके अंतरा में, जिसको हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं कथानक की। कहानी में कथानक लेखन की क्या भूमिका है? कहानी का छोटा रूप कथानक को कह सकते हैं। इसमें पूरी कहानी के सारे तत्व होते हैं, सभी पात्रों का परिचय और घटनाओं का परिचय भी होता है। मान लो आप फिल्म देखने गए हैं या आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसने वो पिक्चर नहीं देखी और वो आपसे रिक्वेस्ट करता है कि उसको थोड़ी सी स्टोरी उसकी बताए, जिससे वो डिसाइड करेगा कि उसको वो देखनी है या नहीं देखनी है। तो आप उसकी स्टोरी को कैसे बताओगे? आप 3 घंटे लगा करके आपने वो पिक्चर देखी है, तो क्या 3 घंटे लगाकर आप उसको वो स्टोरी सुनाओगे? नहीं, हम जो है मेन बातें उसको बताएँगे ताकि स्टोरी भी सारी क्लियर हो जाए, उसको आइडिया भी आ जाए कि उसको पिक्चर देखनी है या नहीं देखनी है। मान लो अगर हमें उस फ़िल्म की स्टोरी को एक्सप्लेन करना है, तो हम कितना करेंगे? हम हीरो का परिचय देंगे कि भाई हीरो कौन है, शाहिद कपूर इसमें हीरो है, वो बने हैं राजा रतन सिंह। फिर हम हीरोइन का परिचय देंगे कि हीरोइन जो है दीपिका पादुकोण है और वो इसमें बनी है रानी पद्मावती। फिर हम विलन का इंट्रोडक्शन इसमें कराएंगे कि वो जो है अलाउद्दीन बने हैं और रणबीर कपूर ने ये भूमिका निभाई है। तो ये तीनों मेन कैरेक्टर हो गए, इन तीनों का हमने परिचय दे दिया। तो फिर हम स्टोरी को कितना एक्सप्लेन करेंगे कि राजा रतन सेन जो है पद्मावती से विवाह करते हैं, उधर अलाउद्दीन क्या करता है, वो अपने राज्य को बढ़ाने की कोशिश में लगा होता है। इसके बाद क्या होता है कि राजा रतन सेन के दरबार में एक दरबारी है, ब्राह्मण गुरु कुछ भी आप कह सकते हो, कि वो व्यक्ति जो है बहुत ऑब्सेस्ड हो जाता है रानी पद्मावती से और कुछ गलत तरीके की हरकतें करता है। तो उसको दंड देने के उद्देश्य से उसको देश से निकाल दिया जाता है, क्योंकि ब्राह्मण होता है इसलिए फांसी वांसी का प्रावधान उस समय थोड़ा गलत माना जाता था कि ब्राह्मणों को फांसी नहीं दे सकते, तो उसको जो है देश से निकाल दिया जाता है। तो वो ब्राह्मण क्या करता है, वो अपने अपमान का बदला लेने के लिए वो अलाउद्दीन के पास पहुंच जाता है। अलाउद्दीन के पास पहुंच करके वो रानी पद्मावती की सुंदरता का इस तरीके से वर्णन करता है कि अलाउद्दीन को लगता है कि इतनी सुंदर चीज जो धरती पर है वो केवल उसके अंडर में होनी चाहिए। तो आगे की सारी कहानी जो है इसी सिचुएशन पे बेस्ड होती है कि अलाउद्दीन कोशिश करता है किसी तरीके से रानी पद्मावती को पा ले। तो वो जो है किले को घेर लेता है, लेकिन किले की दीवार को नहीं तोड़ पाता। फिर वो संधि करता है कि केवल हम एक दिन के मेहमान बनेंगे और फिर चले जाएंगे। तो वो जो है एक दिन का मेहमान बनता है, लेकिन धोखे से राजा को कैद कर लेता है और अपने साथ ले जाता है। फिर रानी पद्मावती को वो लेटर भेजता है कि अगर तुम्हें अपने राजा को जीवित वापस लेना है तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। तो वो भी बदले में शर्त भेजती है कि मेरी एक शर्त है कि मैं जो है अपने 700 दासियों के साथ आऊंगी और वो दासियां जो हैं पालकी में आएंगी। तो रानी पद्मावती क्या करती है, उन पालकियों में जो है भर करके ले जाती है सैनिकों को और इस तरीके से वो राजा को छुड़ाकर वापस ले आते हैं। एंड में क्या होता है, जब इनकी लड़ाई होती है तो राजा मारा जाता है और रानी जो है जौहर कर लेती है। जौहर उस टाइम की एक प्रथा होती है कि जब राजा मारा जाता है युद्ध भूमि में, तो रानियां जो है विदेशियों के हाथ नहीं पड़ना चाहती थी, तो वो जो है अपने आप को जलती हुई चिता की अग्नि में भस्म कर देती थी। तो रानी जो है डिसाइड करती है कि उसको जो है जौहर करना है। तो वो मिलकर के महल की जितने भी
लेडीज होती है उनके साथ वो जौहर कर लेती है, और जब अलाउद्दीन आता है उसको लेने के लिए तो उसको कुछ नहीं मिलता, वो केवल राख वहां पर मिलती है। तो फिल्म की कहानी एक्चुअल महाकाव्य से अलग है, मैंने सिर्फ आपको रिलेट करने के लिए इस फिल्म का उदाहरण लिया है। तो हम बात कर रहे थे कथानक की। तो हमने जिस तरीके से 2 मिनट में 3 मिनट में इस कहानी को डिस्कस किया कि ये मेन कहानी है, तो इसको हम कहानी का कथानक कहेंगे। इसमें हमने सारे पात्रों का वर्णन कर दिया कि ये मेन कैरेक्टर हैं इस कहानी में, और ये मेन कहानी है। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर। कथानक एक विचार, एक पात्र या घटना के रूप में लेखक के मन में आ सकता है। लेखक को अपनी कहानी के लिए एक विचार मिल जाता है और फिर वो उस विचार के आसपास अपनी पूरी कहानी बुन लेता है। ये तो मैंने एक फिल्म का उदाहरण दिया जो कि 3 घंटे लंबी थी, लेकिन कहानियां बहुत छोटी भी होती हैं। तो लेखक क्या करता है, उसको कहीं से एक आइडिया आ गया, कोई एक पात्र दिख गया, कोई एक विचार आ गया, कोई एक घटना घट गई, तो उसके इर्द गिर्द ही वो अपनी थोड़ी सी कल्पना लगाएगा और कहानी का निर्माण कर लेगा। लेखक उस विचार को कहानी बनाने के लिए क्या करता है, पात्रों का निर्माण करता है। मान लो उसको कोई आइडिया आ गया कि उसको एक ऐसी कहानी बनानी है लव ट्रायंगल पर, तो फिर वो पात्रों का निर्माण करेगा उस हिसाब से। या उसको कोई पात्र दिख गया कि बड़ा अच्छा सा कि इस पर कहानी होनी चाहिए, तो उसके इर्द गिर्द वो घटनाओं का निर्माण कर लेगा। वो पात्र क्या करते हैं, फिर आपस में द्वंद्व के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाते हैं, चरमोत्कर्ष तक कहानी को ले जाते हैं। इस प्रकार कथानक किसको कहते हैं, किसी भी कहानी की मोटी मोटी रूपरेखा को, वो रूपरेखा जिसको लेखक अपने विचारों के माध्यम से, अपने जीवन के अनुभव के माध्यम से, सत्य में कल्पना के मिश्रण से बनाता है। लेखक के पास अपने जीवन के कुछ अनुभव हैं, उसके अपने कुछ विचार हैं, और उसकी सोचने की क्षमता इस तरीके की है कि वो अच्छी कल्पनाएं कर सकता है, तो वो अच्छी कहानी लिख सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी कहानी का देश काल, स्थान या परिवेश कहानी में क्या महत्व रखता है। जैसा मैंने बताया था कि ये तीनों इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं, तो हमें बताना है कि ये चीज़ें क्या महत्व रखती हैं किसी भी कहानी में। देश काल कहते हैं टाइम पीरियड को, स्थान आपको पता है, परिवेश कहते हैं आसपास के वातावरण को। इन चीज़ों का कहानी में क्या महत्व है, उत्तर देखते हैं। किसी भी कहानी में देश काल, स्थान अथवा परिवेश कहानी का एक महत्वपूर्ण भाग है। कहानी की घटना जैसी है, वो जहां घटित हुई है, उसका थोड़ा सा वर्णन करना कहानी को और अधिक प्रभावी बनाता है। वापस चलते अपने उदाहरण पर। मान लो फिल्म आपने देखी, तो हालांकि दोनों राजा थे, राजा रतन सेन भी और अलाउद्दीन भी, दोनों राजा हैं, लेकिन दोनों के किलों की बनावट अलग अलग है, उनका रहन सहन अलग अलग है, उनके कपड़ों के पहनने का तरीका अलग अलग है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद जब युद्ध दिखाया जाता है तो युद्ध भूमि दिखाई जाती है, मरुस्थल दिखाया जाता है, रेगिस्तान में युद्ध होता उनका दिखाया जाता है। जब कहानी को और रियलिस्टिक बनाने के लिए कहानी में एक डांस और एक गीत डाला गया है, जो कि राजस्थान की एक टिपिकल डांस की फॉर्म है, घूमर जिसको हम कहते हैं, उसको डाला गया है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये कहानी को रियलिस्टिक बनाती हैं, हमें लगता है कि ये बिल्कुल वास्तविक चीज़ें हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम देश काल, स्थान और परिवेश कह सकते हैं। कहानी में रोचकता लाने के लिए भी कहानी का परिवेश घटना से मिलता जुलता होना चाहिए। तो कहानी में रोचकता लाने के लिए परिवेश घटना से मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे यदि हम रेगिस्तान का वर्णन कर रहे हैं तो रेगिस्तान के बारे में हमें थोड़ा बताना पड़ेगा, रेत का बताना पड़ेगा, तपते हुए सूरज का वर्णन हमें करना पड़ेगा। और मान लो अगर हम किसी स्कूल की कोई स्टोरी बता रहे हैं, तो उसमें वो विद्यालय होगा, उसके टीचर होंगे, बच्चे होंगे, कक्षा कक्ष होंगे, तो कोई तो ऐसी चीज़ें बता करके हम उस कहानी के परिवेश का निर्माण करते हैं। हालांकि वो चीज़ें जो हैं मुख्य घटना से ज़रूरी नहीं कि जुड़ी हों, वो केवल उस कहानी को रियलिस्टिक बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इस तरीके से कहानी ज़्यादा सजीव लगती है, स्वाभाविक लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं, चरित्र चित्रण क्या है और कहानी में चरित्र चित्रण के कितने प्रकार हैं। कहानी को बनाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए कहानी में पात्रों की उपस्थिति अनिवार्य है, यानी कहानी में पात्र जरूर होने चाहिए, उसके बिना जो है कहानी नहीं बनेगी। बिना पात्र के हम किसी कहानी की कल्पना नहीं कर सकते। जरूरी नहीं कि वो पात्र सजीव हो, लेकिन उसे सजीव की तरह व्यवहार करते हुए दिखाई जाना बहुत जरूरी है। यानी पात्र जरूर होना चाहिए। अगर कोई पात्र निर्जीव भी लिया गया है तो वो संवादों के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाएगा। तो पात्र का होना बड़ा जरूरी है, उसके बिना कहानी नहीं होगी। कहानी की घटनाओं के अनुसार पात्र अपना विकास करते हैं। यहाँ विकास का मतलब ये नहीं है कि पहले 2 साल का था वो 4 साल का हो गया। विकास का मतलब है अपने व्यक्तित्व का विकास। यानी कहानी की शुरुआत में हमें कुछ और लगता है, लेकिन कहानी के एंड तक आते आते उस व्यक्ति के बारे में हमारी धारणा बदल जाती है। लेखक के मन में पात्रों का व्यक्तित्व जितना साफ होगा, लेखक उतनी ही अच्छी कहानी लिख पाएगा।
यानी लेखक को डिसाइड कर लेना है कि किसको उसको हीरो की तरह ट्रीट करना है, किसको उसे खलनायक वाला रोल देना है। तो खलनायक वाले में उसको क्या क्या गुण दिखाने हैं, हीरो में उसको क्या क्या गुण दिखाने हैं। अगर लेखक के मन में ये चीज़ें क्लियर होंगी तो वो एक अच्छे चरित्र का निर्माण कर पाएगा। पात्रों के चरित्र चित्रण के कई तरीके हैं। पहला तरीका, लेखक खुद पात्रों के बारे में बताए। किसी भी कहानी में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है लेखक देता है। इस पूरी फिल्म में आप देखोगे रानी पद्मावती की लैंग्वेज में ये कहानी बोली गई है। तो एक तरीके से कहानी का नरेटर कौन है, फिल्म का नरेटर रानी पद्मावती हो जाएगी। लेकिन अगर लेखक पूरी कहानी को अपने आप ही एक्सप्लेन कर देगा तो वो कहानी जो है उतनी अच्छी नहीं बनेगी। मान लो बस सीन चलते रहे और पीछे से पद्मावती बोलती रहे तो क्या उसमें हमें मज़ा आएगा? हालांकि कहानी वही रहेगी लेकिन उसमें इंटरेस्ट कम हो जाएगा जब तक बाकी लोग अपने अपने चरित्र की एक्टिंग ना करें। दूसरा सबसे अच्छा तरीका क्या है, पात्र आपस में बातचीत करें और उस बातचीत से उनका चरित्र उभर कर सामने आए। तो छोटी रानी साहब के जीवन में क्या अधिक महत्व रखता है, रूप या गुण? संभालिए रानी साहब, अपनी परीक्षा हो रही है, बताइए रूप या गुण? गुण और रूप वो तो देखने वाले की आंखों में होता है। अर्थात किसी को पत्थर में शिवलिंग दिखता है और किसी को शिवलिंग में भी पत्थर। जीवन का वर्णन 3 शब्दों में, अमृत, प्रेम और त्याग। प्रेम क्या है? ईश्वर की आंख में उभरा हुआ खुशी का आंसू। आंसू क्या है? सुख और दुख की हद। सुख क्या है? भ्रम। लेखक जो है चरित्रों को ऐसे संवाद देता है जिससे उनके चरित्र के बारे में हमें पता लगता है। अब इसमें हमने पद्मावती को देखा कि कैसे वो प्रश्नों का जवाब देती है और उसके माध्यम से क्या क्या निकल करके आता है कि वो वीर है, युद्ध नीति वो जानती है, धर्म के बारे में वो जानती है, सांसारिक व्यवहार के जो नियम है वो सारी चीज़ें जानती है। तो उसका इस तरीके से चरित्र उभर करके आता है, हमें उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। अगला पॉइंट है, पात्रों को ऐसे कार्य दिए जाएं कि उनका व्यक्तित्व अपने आप पाठकों के सामने आ जाए। आखिरी है, पात्रों की अभिरुचि से भी उसके चरित्र का चित्रण किया जाता है। पात्रों की अभिरुचि, इसमें भी हम खिलजी का ही उदाहरण ले सकते हैं कि उसकी रुचि किस चीज में थी। अलाउद्दीन, ये क्या उठा कर लिया है? चाचा जान, हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं, आपने एक पर मांगा हम पूरा शुतुरमुर्ग लिया। आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमने अपनी जान खतरे में डाल दी, अब हमें आपकी जान चाहिए। उसकी रुचि थी कि इस दुनिया की सबसे नायाब चीज़ पर उसका अधिकार होना चाहिए, उसके अंडर में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये उसकी अभिरुचि थी, ये उसके व्यक्तित्व का हिस्सा था। तो उस कथन से ही हम उसके चरित्र का आइडिया लगा सकते हैं। तो कुछ ऐसी रुचियां दिखाता है, कुछ ऐसे कार्य दिखाता है लेखक अपने चरित्रों में कि उनका चरित्र जो है क्लियर होते जाता है। संवादों की कहानी में क्या भूमिका है, अगला प्रश्न है। संवाद जैसा आपको पता है आपसी बातचीत को कहते हैं, वार्तालाप को कहते हैं। संवाद कहानी का एक महत्वपूर्ण अंग है। संवाद के बिना कहानी की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर पूरी कहानी में लेखक ही बोलता जाएगा तो वो कहानी को उतनी अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, उसमें रोचकता नहीं आ पाएगी। कहानी में जिस घटना को पूरी तरह नहीं दिखा सकते उसको हम 2 पात्रों की बातचीत के माध्यम से दिखाते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको हम पूरा कहानी में अगर एक्सप्लेन करने लगेंगे तो वो एक अलग कहानी बन जाएगी। यानी जिस चीज़ को हम नहीं दिखा सकते उसको भी हम संवाद के माध्यम से बता सकते हैं। संवाद ठीक वैसे होने चाहिए जैसा स्वयं पात्र है। तो इसका ये मतलब है कि जिस व्यक्तित्व को जैसा हमें उभारना है, जिसकी विशेषता हमें जैसी बतानी है, उसके संवाद बिल्कुल उसके व्यक्तित्व से मेल खाते हुए होने चाहिए। संवादों से ही कहानी की घटनाएं आगे बढ़ती हैं। संवाद छोटे और स्वाभाविक होने चाहिए। इतने बड़े संवाद ना हो कि हम आगे बढ़ते रहें और पीछे उस व्यक्ति ने क्या बोला था उसको हम भूल जाएं। इससे क्या होगा, रोचकता नहीं बनेगी कहानी में, कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगले बंदे ने क्या बोला था, इस तरीके की चीज़ें। तो संवाद जो है छोटे होने चाहिए, उसके कारण कहानी बोझ नहीं बननी चाहिए। जो कहानी का मुख्य गुण है रोचकता, वो नहीं खत्म होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या बिना चरमोत्कर्ष के कहानी लिखी जा सकती है? चरमोत्कर्ष क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस पूरे प्रश्न में क्या लिखना है। कोई भी कहानी है, जब कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ेगी तो हमें एक ट्विस्ट देना होता है उस कहानी में, ताकि पाठकों को पता लग जाए कि हाँ अब कहानी का अंत होने वाला है।
चरमोत्कर्ष आ जाता है उसके बाद कहानी को बहुत आगे नहीं खींचना चाहिए, वहां पर कहानी का अंत कर देना चाहिए। तो इस तरीके से चरमोत्कर्ष क्या हुआ कि कहानी खत्म होने से पहले जो पूरा एंड में जो ट्विस्ट आया उसको हम चरमोत्कर्ष कह सकते हैं। दोबारा से हम फिल्म की बात करें तो एक बार हमें लग सकता है कि जब रानी पालकी में बैठ के गई और राजा को छुड़ा कर ले आई तो हमें लगता है अब कहानी खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन वो चरमोत्कर्ष उस कहानी का नहीं था। चरमोत्कर्ष अभी बाकी था। इस फिल्म में चरमोत्कर्ष क्या होगा? रानी का जौहर होगा, उसके बाद जो है कहानी खत्म होगी। तो सबसे एंड वाला जो ट्विस्ट होता है, पात्र अपना रूप बदलेंगे, घटनाएं अपना रूप बदलेंगी और उसके बाद जो है कहानी एंड की तरफ जाएगी। कहानी का हैप्पी एंडिंग होना है या सैड एंडिंग होना है वो घटना डिसाइड करेगी, उसको हम चरमोत्कर्ष कहेंगे। अगर कहानी में वो नहीं होगा तो कहानी नहीं मानी जाएगी, वो एक घटना हो जाएगी, वो एक रिपोर्ट हो जाएगी। तो कहानी के लिए ज़रूरी है चरमोत्कर्ष होना। चरमोत्कर्ष के कारण ही कहानी अंत की ओर बढ़ना शुरू होती है। चरमोत्कर्ष वह घटना है जहां आकर हमें लगता है कि हाँ अब कहानी खत्म होने वाली है। चरमोत्कर्ष आने के बाद पाठक को पता चल जाएगा कि अब उसका क्या अंत होगा। कई बार कहानी में जो द्वंद्व चलता है चरम उसके बिल्कुल विपरीत चला जाता है। कई बार ऐसी कहानियां हम देखते हैं, ऐसी फिल्में हम देखते हैं कि बिल्कुल हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि ये होगा। एक और उदाहरण जैसे हम देख सकते हैं, ईदगाह कहानी में जब हामिद अपनी दादी को चिमटा देता है तो दादी क्या करती है? उसको डांटने लगती है। लेकिन जब वो उसको अपना चिमटा खरीदने का उद्देश्य बताता है तो वो हमारी इस कहानी का चरमोत्कर्ष है। दादी फिर बहुत सारे विचार उसके मन में आएंगे कि बताओ इसने मेरे लिए ये सब किया, इसको अपने खिलौने खरीदने थे, कुछ खा पी लेना था। तो ये वाली सारी जो बातें हैं, ये वाली जो घटना है, ये चरमोत्कर्ष है उस कहानी का। हामिद का सारा प्रयास, उसके मन का सारा द्वंद्व जो है सफल हो जाता है। कहानी एक हैप्पी एंडिंग की तरफ आगे बढ़ती है और वहाँ कहानी समाप्त हो जाती है। तो कहानी में चरमोत्कर्ष होना बहुत ज़रूरी है। कहानी की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि लेखक ने कितने अच्छे से कहानी को ट्विस्ट किया है। आखिरी प्रश्न देखते हैं, कहानी में द्वंद्व की क्या भूमिका है? ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस टॉपिक का। द्वंद्व किसको कहते हैं? उत्तर देखते हैं, कहानी के मुख्य तत्वों में द्वंद्व का महत्वपूर्ण स्थान है। द्वंद्व क्या करता है? कहानी को आगे बढ़ाने में लेखक की मदद करता है। द्वंद्व क्या है? विचारों का टकराव। यदि सभी पात्र एक जैसे विचार वाले होंगे तो उनमें कोई टकराव पैदा नहीं होगा, ना फिर कोई घटना बनेगी और ना ही कोई कहानी बनेगी। ये वाली चीजें क्या करती हैं? ये कहानी में जरूरी हैं रोचकता बनाने के लिए और कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। द्वंद्व कहानी में संवाद के माध्यम से दिखाया जा सकता है। अब द्वंद्व को कैसे दिखाएंगे कहानी में? जैसा हमने बताया विचारों का द्वंद्व है, शारीरिक द्वंद्व भी हो सकता है, लेकिन मेन क्या है? विचारों का द्वंद्व है। उसको कैसे दिखाएंगे? शब्दों के माध्यम से, संवादों के माध्यम से, या फिर किसी पात्र के मन में चल रही उथल पुथल के माध्यम से भी बताया जा सकता है। मान लो किसी घटना या समस्या के बारे में जितने तरीके के विचार रखे जाएंगे उतना ज्यादा कहानी में द्वंद्व उत्पन्न होगा। आप किसी ऐसे नाटक को इमेजिन कर सकते हो कि मान लो उसमें किसी का मर्डर हो गया और पुलिस या सीआईडी जो है उस खूनी को ढूंढ रही है। मान लो उस कहानी में एक ही बंदा सस्पेक्ट है कि वो उसने खून करा है और वो भाग गया, तो कहानी किस तरीके से आगे बढ़ेगी? वो भागता रहेगा, पकड़ में नहीं आएगा किसी तरीके से। पुलिस क्या करेगी? कई डिफरेंट तरीके के अपने आइडिया लगाएगी, हथकंडे अपनाएगी और उसको लास्ट में पकड़ लेगी। तो ठीक है, वो भी एक कहानी है, लेकिन अगर एक मर्डर हुआ है और उसके सस्पेक्ट 4 लोग हैं तो कहानी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगी, क्योंकि 4 अलग अलग दिशाओं में उनकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। तो मेन टॉपिक के बारे में, समस्या के बारे में जितने अधिक तरीके के विचार होंगे और विचार आपस में जितने अपोजिट होंगे, जितने विरोधी होंगे, विचारों का टकराव होगा, फिर एंड में क्या होगा? उन सारे विचारों में से जो एक सबसे अच्छा विचार है वो कहानी को अंत की तरफ ले जाएगी। यही द्वंद्व की पहचान है कि द्वंद्व के विचार जितने मजबूत और विरोधी होंगे कहानी उतनी ही अधिक रोचक होगी। तो आज हमने पढ़ा एक टॉपिक, कैसे लिखें कहानी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा।